आणि या सगळ्या मुलाखती दरम्यान मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबद्दलचं प्रेम अजूनही अस्तित्वात आहे. कदाचित ते जास्त वाढले, पण तुम्ही असाल किंवा एकनाथ शिंदे असतील, देवेंद्रजी असतील, यांच्याबद्दल मात्र उद्धव ठाकरे अजून त्या ठिकाणावर पोहोचले नाहीत किंवा अजून सहमत नाहीत. माननीय उद्धवजींचा उद्या वाढदिवस आहे. सर्वप्रथम मी त्यांना शुभकामना व्यक्त करतो व भगवान सिद्धिविनायकाच्या चरणी प्रार्थना करतो की स्वर्गीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा जो विचार होता, देव, देश आणि धर्मासाठी माझा पक्ष काम करेल, उद्धवजींना स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या मार्गावर चालण्याची उदंड शक्ती भगवान सिद्धिविनायक देव. आत्ता जी काही मुलाखत आहे ती मी वाचली नाही, पण तुमच्या माध्यमातून मुलाखतीमधले अंश व शब्द तुम्ही सांगितले. हे शब्द तुमच्याकडून ऐकल्यानंतर एक गोष्ट निश्चित आहे की सत्ता गेल्याचं दुःख किती असू शकतं आणि ते शब्दांनी कसं व्यक्त केलं जातं याचं आदर्श उदाहरण म्हणजे ही मुलाखत आहे. जेव्हा व्यक्ती सत्तांध होतो, या महाराष्ट्राचं राजकारण हे दूषित करण्याचं काम, विश्वासघातकी करण्याचं काम हे जर कोणी केलं असेल तर याची सुरुवात 24 ऑक्टोबर 2019ला मातोश्रीमधून सुरू झाली. 4 वाजता पत्रकार परिषद घेतली. भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीला 161 आमदारासहित भरघोस समर्थन, भरघोस पाठिंबा, आशीर्वाद जनतेने दिला. पण खुर्ची डोळ्यासमोर ठेवली आणि मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीसाठी कधी महाशिव आघाडीचं नाव बदलावं लागलं, शिव शब्द सोडावा लागला, कधी सामान्य शिवसैनिक हा मुख्यमंत्री होईल, शिवसेना प्रमुखाला खुर्चीसाठी सामान्य शिवसैनिक व्हावं लागलं. हे महाराष्ट्राने बघितलं. अशा प्रसंगात या मुलाखतीत अजितदादांचं कौतुक करणं हे क्रमप्राप्त आहे. एक गोष्ट लक्षात आली की आता हे जे त्रिवेणी शक्ती आहे, हा त्रिवेणी संगम आहे, महाराष्ट्रामध्ये दूर दूरपर्यंत काँग्रेस, सोनिया सेना आणि जी काही शिल्लक राष्ट्रवादी राहिली यांचं सरकार येऊच शकत नाही. मग अशा प्रसंगात माननीय एकनाथ शिंदेबद्दल तर आपल्याला चांगलं बोलताच येत नाही, देवेंद्रजीबद्दल तुम्हाला राग आहे. मग अशा प्रसंगात भविष्याच्या वाटचालीत कोणीतरी एक व्यक्त आपल्या व्यक्ती सहानुभूतीसाठी ठेवणं हे गरजेचं आहे. आणि यासाठी अजितदादावर ज्या सामन्यात संजय राऊत साहेबांनी टीका केली होती, त्याच सामन्यात सत्तेच्या मजबुरीपोटी, सत्तेच्या हव्यासापोटी आता अजितदादांचं कौतुक करावं लागतं. तर मला विश्वास आहे हे सत्तांध लोक एक दिवस एकनाथ शिंदेंचंही कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु महाराष्ट्राच्या पुरोगामी राजकारणात व्यक्तिद्वेष कधीच असू शकत नाही. विचाराबद्दल मतमतांतरे असू शकतात, मनभेद कधीच नसतो, मतभेद असू शकतात. एवढं जरी असेल तरी उद्धवजींना भगवान सिद्धिविनायकांनी उदंड आयुष्य द्यावं, उत्तम आरोग्य द्यावं आणि त्यांच्या हातून देव, देश आणि धर्मासाठी सेवा घडावी एवढीच अपेक्षा या निमित्ताने. उद्धव ठाकरे म्हणाले एनडीए म्हणजे एनडीएवर टीका केलेली त्यांच्या एनडीएवर. असं आहे, आता इंडियामधला NDA हे 3 शब्द काढले तर फक्त आय आणि आय राहतो. हे यांचं विरोधी पक्षाचं राजकारण मी आणि मीच आहे आणि हे जनतेला माहिती आहे ना. हे स्वतःला काही इंडिया म्हणत असले तर याच्यात काय NDA काढा, आय आणि आय शिल्लक राहतो. म्हणजे याचा अर्थ काय? हे सत्तांध, स्वार्थी, ज्यांना जनतेशी देणं घेणं नाही, यांचा परिवार म्हणजे देश, यांच्यासाठी देश म्हणजे परिवार नाही. आणि म्हणूनच काँग्रेसच्या नेत्यांनी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यांचा स्वार्थ काय आहे, यांची विचार भूमिका काय आहे, अमेरिकेमध्ये जाऊन देशाची निंदा नागस्ती करणारे हे लोक
यांना NDA मायनस झाला तर आय आणि आय शिवाय दुसरं काहीही राहत नाही. जत तालुक्यातील ग्रामस्थांनी आता पुन्हा एकदा कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा दिलेला आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही राज्यात, त्यामुळे कर्नाटकात जातो असं आहे, प्रत्येकाला माहीत आहे की इथं कोणीही कुठेही जाऊ शकत नाही. आपल्या संविधानात कागदाचं निवेदन देऊन या राज्यातून त्या राज्यात जाण्याची कुठेही संविधानामध्ये तरतूद नाही. अशा पद्धतीने आपण काय मागणी करतो, तर अशा पद्धतीने जर आपण मागणी केली तर TV चॅनल्सवाले अशी मागणी उचलून धरतात आणि आपले प्रश्न सुटू शकतात असा एक आभास हा लोकांना. आमचा महाराष्ट्र हा देशामधला प्रगत राज्य म्हणून ओळखला जातो. राष्ट्र घडवण्यामध्ये महाराष्ट्र नेहमी पुढे राहिला आहे. दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. मग असा भाव जो निर्माण होतो तो महाराष्ट्राच्या द्वेषापोटी आहे नव्हे. महाराष्ट्राचं प्रेम निश्चित आहे, पण आपल्या काही कामाला काढून घ्यायचं असेल तर अशा पद्धतीने अशी भूमिका घेतली जाते. या भूमिकेकडे आपण सहानुभूतीपूर्वक पाहावं, द्वेषमुगत नजरेने पाहू नये. सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. ज्या ठिकाणी त्यांचं सरकार आहे त्या ठिकाणी भाजप कारवाई आहे ते लवकर करत नाही किंवा कठोर कारवाई करत नाही. ज्या ठिकाणी भाजप शासित नाही आहे त्या ठिकाणी कारवाई करते अशा पद्धतीचे ताशेरे. नाही, मी काही हे वाचलं नाही, बघितलं नाही, म्हणून मी यावर प्रतिक्रिया देणार नाही. पण मी एक निश्चितपणे सांगतो की भारतीय जनता पार्टी असा एक पक्ष आहे जो देशासाठी काम करतो, जनहितासाठी काम करतो आणि या संदर्भामध्ये जगामध्ये या देशाचा गौरव वाढवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने केलं आहे. कोणत्या मुद्द्यावर त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं हे वाचल्याशिवाय अभिप्राय देणं, भाष्य करणे योग्य नाही. नितीन गडकरी यांच्यावर टीका केलेली आहे की केंद्रातल्या वजनदार मराठी मंत्र्याचं हे फेल्युअर आहे टोल नाक्याचं आणि म्हैसकर कोण आहे त्याला हे टोल नाक्याचं कंत्राट केलं जातं अशा पद्धतीची टीका ही राज ठाकरे यांनी केली. नाही, शेवटी आता मला असं वाटतं की जी विरोधी पक्षामध्ये एक मोठी गॅप आहे, 3 पक्ष एकत्र आले, याचा फायदा घेण्यासाठी आता हा भाषणाची जी दिशा आहे ती राज ठाकरे साहेबांनी बदलवली आहे. त्यांना असं वाटतं की ही जी काही व्हॅक्यूम आहे हे व्हॅक्यूम मनसेच्या माध्यमातून आपल्याला भरता येईल का, यासाठी हा प्रयत्न आहे. हा असफल प्रयत्न आहे, पण त्यांनी प्रयत्न करावा, सदिच्छा. भाव हिंदी में जाना चाहेंगे. उद्धव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये आज के राजनेता की खाल जो है वो गेंडे से भी मोटी हो गई है. अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री का वो रेफर कर रहे थे. आपत्तिजनक शब्दों पर आपका क्या कहना है? देखो, प्रधानमंत्री और उनके तरफ देख के उनके मन में ये भाव आया होगा क्या, तो इसका उत्तर नहीं है. प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय हम खुद सामने खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो अपना आत्मचिंतन करते हैं तो वो अपने बारे में ये विचार दूसरे के माध्यम से प्रकट करते हैं. आपको भी याद है 24 अक्टूबर 2019 को किसने धोखा दिया, किसने खंजर ये किया है, किन्होंने जनादेश का अवमान किया. 28 नवंबर ये राजनीति का 19 का काला दिन है. अरे जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को चुन के दिया था. अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के विचार पसंद नहीं थे तो आपने त्याग पत्र देना था, फिर जनता के अदालत में जाना था. आज उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीति में जिसकी शुरुआत की, बीज बोगे बबूल के तो बेर कहाँ से आए, ये सिर्फ कहावत नहीं थी, ये हमारे सामने यथार्थ परिस्थिति का दर्शन हो, इसलिए ये कहावत बनी. अब उनकी सत्ता चली गई, सत्ता जाने के बाद बौखला गए हैं. अब उनको समझ में नहीं आता किस पे विश्वास रखे. उनके पार्टी की अवस्था धीरे धीरे ऐसी हो रही है. एकनाथ शिंदे जी 40 विधायकों को लेकर निकल गए. ये कहते रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 40 विधायक चले गए. आज उनके आसपास राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो बैठते हैं वो भी बाहर निकल रहे एक एक करके. अब इनके पास एक ही बात रही है कि बहुत ही निम्न शब्दों का इस्तेमाल करना या फिर पेड सोशल मीडिया के माध्यम से गंदी गंदी बातों से अपनी राजनीतिक भूख और प्यास ये बुझाने के लिए काम कर. बाकी क्या बचा है? बाकी कुछ नहीं बचा है. सोनिया जी के सामने झुकना पड़ता है. इससे बड़ी और क्या बात है? इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती. ये स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो मैं दुकान बंद कर दूंगा.
जत तालुका के कुछ लोग जो हैं दावा करें कि उन्हें कर्नाटक में जाने के लिए यहाँ सुविधाएं नहीं मिली, सरकार कैसे देखता है? देखो, महाराष्ट्र से हम बाहर जाएंगे ऐसा कोई दुनिया में नहीं सोच सकता। जीएसटी में हमारा 20% कंट्रीब्यूशन है, देश के जीडीपी में हमारा 15% कंट्रीब्यूशन है। हम दिल्लीचे ही तख्त राखो तो महाराष्ट्र माझा ये बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो कुछ मांगे हैं वो मांगे जब ऐसी बात और ऐसा निवेदन दिया जाता है तो महाराष्ट्र के चैनल्स में दिखाया जाता है, और इसलिए अपनी मांग को व्यक्त करने के लिए ऐसे रास्ते चुने जाते हैं। कोई जाएगा नहीं महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र से जाने की अनुमति नहीं है, और कोई ऐसा जाना चाहता है तो गांव तो नहीं चाहेगा मगर वो खुद तो जा सकता है। इसके लिए तो कोई, मुझे नहीं लगता कि घटना ने बंधन डाला है। अगर कोई चाहता है कि मुझे इस राज्य में नहीं रहना तो वो जा सकता है, गांव कैसे जाएगा? भाव एक चीज़ ये देखा गया कि उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ बीजेपी हुआ करती थी, अब 36 दलों को साथ लेकर आना पड़ रहा है। इससे साफ हो जाता है कि अब उनकी ताकत क्या रह गई है, विपक्ष कितना आक्रामक है और ये देशभक्त जो है एक साथ जमा हुए हैं, इंडिया विरुद्ध एनडीए। देखो, ऐसा है कि इंडिया में से एनडीए निकाल दो तो आय और आय बच जाता है। ये जो विरोधी पार्टी की राजनीति है, ये मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार, ये भाव से इनकी राजनीति रही है। इनके पास ना देश के लिए ना इस देश की जनता के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस देश के सांस्कृतिक विरासत को मिटाना और अपने स्वार्थ की रोटी को सेकना और सत्ता प्राप्त करना, ऐसे ही संकुचित विचारों के साथ ये राजनीतिक पार्टियों ने काम किया है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहने वाली ये पार्टी है। माननीय मोदी जी कहते हैं मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, तो ये इंडिया आगे तभी बढ़ेगा जब एनडीए आगे बढ़ेगा। ये आय और आय बचने वाला ये विरोधी पार्टियों का एक जमावड़ा है, ये सत्तांध है, सत्ता के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं। अरे हम नमो मातृभूमि जिते जन्मभूमि ये भाव व्यक्त करते या अमेरिका में जाके देश की निंदा करते। अरे अपने परिवार में अगर कुछ त्रुटियां है, कमियां है तो कोई स्पीकर लेके घूमता है क्या? जो आम परिवार के, गरीब परिवार के व्यक्ति को समझता, वो कांग्रेस के परिवार के मुखिया को नहीं समझता। इसमें ही सब कुछ आया है। मैं समझता हूँ कि जनता ये जानती है, इनके नकली नकाब पहनकर ये कुछ भी कहे, ये कैसे लोग हैं ये यहाँ की जनता जानती है। 24 में झटका भी पड़ेगा, फटका भी पड़ेगा, और इनकी जो राजनीतिक जो इनकी महत्वाकांक्षा है वो जनता मत पेटी के माध्यम से अपना जवाब देगी। देखा गया है कि जिस तरह से कश्मीर के मामले में उन्होंने कहा कि 3 टुकड़े कश्मीर के कर दिए गए, कश्मीरी पंडितों का भी मामला अब तक सॉल्व नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार पर निशान साध, जब पाकिस्तान डराता है तो इलेक्शन लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते। 1989 से ये प्रश्न उपस्थित हुआ, कांग्रेस की कई सरकारें रही, इस प्रश्नों को जन्म किसने दिया? आपको भी पता है 565 रियासतों में 3 रियासत थी जो वल्लभ भाई पटेल जी ने आह्वान करने के बाद आने को तैयार नहीं थी, जूनागढ़, कश्मीर और हमारा हैदराबाद। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते तो इस देश के सामने कई समस्याएं रहती थी। कश्मीर की समस्याओं को जन्म किसने दिया? पंडित नेहरू जी ने जन्म दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। उनको मरवाया गया, स्लो पॉइजन दिया गया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब से ये नारे देते हुए हम बड़े हुए। कांग्रेस को हक नहीं है। कांग्रेस ने आतंकवादियों के सामने हमेशा सर झुकाया है, और इसीलिए ये सत्तांध लोग, सत्ता के भूखे लोग, अफजल गुरु आतंकवादी रहने के बाद मतों के तुष्टीकरण के लिए, वोटों की राजनीति के लिए, सत्ता की राजनीति के लिए 23 कांग्रेस के नेताओं ने निवेदन दिया हस्ताक्षर करते हुए कि अफजल गुरु को फांसी मत दो। शहीद आजम भगत सिंह के टाइम ये याद नहीं आया, अफजल गुरु के टाइम आपको इसलिए याद आया
कि अफजल गुरु को फांसी मत दो, ये निवेदन देने के बाद अपने को मुफ्त में विकास किए बिना वोट मिलेंगे, ये भाव था। और ये भाव के कारण ये 57 लोग जिन्होंने इस देश के विकास का खून चूसा है, ऐसे लोगों ने इस देश के प्रगति में बाधा डाली। अब बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया, क्या? हाँ किया ना, मगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर के गति से दौड़ती थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 से 120 किलोमीटर के गति से विकास की गाड़ी दौड़ रही है। सर, मुस्लिम आरक्षण की मांग की है कांग्रेस ने, कल कांग्रेस के नसीम खान